हेलो गाइज, दिस इज मी नीलम दांगी एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। सो गाइज, आज की हमारी थर्ड मैराथन क्लास है। इससे पहले हमने 2 मैराथन क्लास डिस्कस की है जो कि अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने किसी ने पहली 2 मैराथन क्लास ज्वाइन नहीं की है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए जो आज की मैराथन क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक एक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम जो आपके डाउट्स थे और जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इसमें वीडियोज में दिए थे तो उनको भी डिस्कस करेंगे और आपके डाउट को भी डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपका कुछ भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट सभी पढ़े जाते हैं, इग्नोर नहीं होता। तो आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में भी आपके डाउट्स क्वेश्चन डिस्कस करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो ये मैराथन क्लास होती है इसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट हो और एक भी क्वेश्चन एक भी टाइप आपके इसमें से गाइड हो, मैथ हो और मॉडल पेपर हो, सभी का निचोड़ यहाँ पर हम इसमें वीडियो में डिस्कस कराते हैं। और देखिए आप क्या करते हैं कि आपको किसी भी चीज के पीछे नहीं भागना है, रटना नहीं है कि आप मॉडल पेपर लो उसमें क्वेश्चनों को रटो। जब तक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे ये फैक्टर है तो जब तक आपको नहीं पता होगा कि फैक्टर कैसे किए जाते हैं तब तक आपका प्रैक्टिस सेट निकालने का कोई भी फायदा नहीं है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ना कि आप मॉडल पेपर के क्वेश्चनों को रटे। आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वे किस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन। फिर आप मॉडल पेपर को सोल्व कीजिए, फिर आप उनको क्वेश्चन को खुद से ही निकाल सकते हैं, ना कि आपको रटना है। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीजें डिस्कस कराऊंगी कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। ठीक है, किस तरीके से समझने हैं कि आप बिल्कुल भी अपने एग्जाम टाइम तक उसको याद रख सकते हैं। तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी और एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर करती हुई चलूंगी। अगर आप मैराथन क्लास ज्वाइन करते हैं तो यकीन मानिए आप 100% अपने एग्जाम में मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ा सा भी आपको फायदा मिलता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चनों पे आते हैं। हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आपके सिलेबस से बाहर हो। ठीक है, आपके सिलेबस में हो और वो आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सभी कुछ टोटली हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ना है हमें, क्योंकि अगर हमारा टारगेट है 100% मार्क्स गेन करने का तो हम 0 से लेकर टॉप तक की तैयारी यहाँ से करते हुए चलेंगे। तो अब आइए, जैसे ये है इनके हमें क्या करने हैं, इनके फैक्टर करने हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई व्यंजक दे देगा। ठीक है, ये व्यंजक दे देगा और इसमें क्या पूछ लेगा आपसे कि आप इसमें क्या कीजिए, इनके फैक्टर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इनके फैक्टर हम यहाँ पर सीखेंगे कि फैक्टर कैसे किए जाते हैं, फिर इनको। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया x² + 7x + 12। ठीक है, इसके फैक्टर कीजिए। तो फैक्टर कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमें एज्यूम करना होता है कि जो बीच वाली संख्या होती है जैसे 7, ठीक है, ये वाली संख्या हो गई, इस वाली संख्या के ऐसे फैक्टर अगर उनकी हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। ठीक है, जैसे 12 आ जाए, अगर हम उनको ऐड करें तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 4 और 3। देखिए अगर हम 4 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। अगर हम इन दोनों की गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 और 3। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। सो देखिए दोस्तों, जैसे हमारा क्वेश्चन था x², इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे +4 और 3। ठीक है, 4 और 3 x + 12 है। ओके, तो इससे आगे इसको क्या करते हैं, x² + x की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 4x + x की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3x + 12।
ठीक है, अब इसके आगे क्या करते हैं कि हम जो पहले दो पद होते हैं दो पदों को अलग अलग लिख लेते हैं। इन दो पदों में क्या कॉमन है, इन दोनों पदों में x कॉमन है, अंदर बच जाएगा x प्लस 4। ठीक है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दो पदों में कॉमन ले सकते हैं +3, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 4। ओके, तो यहाँ इतना बच गया। अब देखिए क्या करते हैं, जो कॉमन वाले पद है इनको एक साथ रख लेंगे, x प्लस 4 ओके, और x प्लस 3, यही इसका आंसर आ गया। जो इसके फैक्टर हो जाएंगे x² प्लस 7x प्लस 12 के फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 4 और x प्लस 3। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, तो जो बीच वाला पद होगा उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका जोड़ या घटा बीच वाला पद हो जाए, ये वाला हो जाए, और गुना उनकी ये हो जाए। यानी इसकी कंपेयर करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, a का मान यहाँ पर जैसे 1 हो जाएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है, b का मान 7 हो जाएगा और c का मान 12 हो जाएगा। यानी b के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़े तो b हो जाए और जिनकी गुना करे तो c हो जाए। अगर आपको ये नहीं, यहाँ से नहीं क्लियर हुआ है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। सो देखिए इसे कैसे करते हैं हम, इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। इसकी कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस इक्वेशन से हम इसकी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 4 यानी बीच वाला पद है जो 4 के ऐसे फैक्टर, देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया है, चिन्ह का भी हमें ध्यान रखना है कि उनके ऐसे फैक्टर, 4 के ऐसे फैक्टर, बीच वाला पद है जो इसके ऐसे फैक्टर कि अगर हम उनको घटाए, यहाँ पर घटा का चिन्ह है, अगर हम उनकी गुना करें तो 21 हो जाए, अगर उसको हम क्या करें, घटा दे तो 4 हो जाए। ठीक है, यानी 21 के ऐसे फैक्टर, हमें 21 के फैक्टर करने होंगे, यानी c के फैक्टर करने होंगे यहाँ पर कि 21 के ऐसे फैक्टर जिनकी हम गुना करें तो 21 हो जाए और जिनको हम जोड़े या घटाए तो 4 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 7 प्लस 7 और -3। ठीक है, उनके फैक्टर हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर 7 की 3 में गुना करते हैं तो -21 आ जाएगा, अगर +7 है और -3 है तो ये क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। यहाँ पर +4 है और यहाँ पर क्या है, -21 है। तो फैक्टर समझ आया आपको कैसे करना है, जिनका भी ध्यान रखना है कि +7 और -3 इसके फैक्टर हो जाएंगे 21 के। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे जैसे x² प्लस 4x को क्या लिख सकते हैं हम, 7 - 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और x हो जाएगा यहाँ पर और -21। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x² प्लस x के अंदर गुना कर देंगे 7x - 3x - 21। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में करेंगे कि हम दो पद को अलग अलग ले लेंगे और इनमें जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, यहाँ पर x कॉमन आ गया, यानी x प्लस 7 आ गया। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम -3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, -3 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि देखिए अगर -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बच जाता है, अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर क्या होगा, अंदर प्लस हो जाएगा, तो +3 से इसको भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिए जो कॉमन फैक्टर है उनको एक साथ रख लेंगे, x प्लस 7 और ये क्या हो जाएगा, x - 3 यही इसका आंसर आ जाएगा। x² प्लस 4x - 21 के जो फैक्टर हो गए 7x प्लस 7 और x - 3। तो देखिए ये क्या हमारा आंसर सही है, क्या ये हमारा आंसर सही है। इसकी जांच कैसे करेंगे, इसकी जांच मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। इनकी आपस में गुना करके देख लो, इनकी x की x में गुना करो और फिर 3 में गुना करो, 7 की x में गुना करो और फिर 3 में गुना करो, इनकी गुना करके यही आंसर आ जाएगा। अगर यही आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर इनकी मल्टीप्लाई करके ये नहीं आता तो आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के आंसर की जांच भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो फैक्टर है ये क्लियर हुआ होगा।
ठीक है, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपको क्वेश्चनों को नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। मान लिया इसकी जगह कुछ और आ जाए, इसकी जगह ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इसकी जगह 7 की जगह कुछ और दे दे, यहाँ पर 15 दे दे, 45 दे दे आपको, तब आप कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए आपको क्वेश्चन को नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें किस तरीके से इनके फैक्टर करने हैं, किस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करनी है, किस तरीके से इनको समझना है। तो देखिए वैसे तो क्वेश्चन मैं भी रटा सकती हूँ आपको, लेकिन मेरा यही मानना है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आप मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, आप सभी क्वेश्चन अपने आप उनको सोल्व कर लो। ठीक है, इसमें आप लोगों का ही फायदा है, और आप लोगों का फायदा है तो ये हमारे लिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप एक बार इनको देख ले और इससे आगे फिर और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपको यकीन करना होगा और वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। ठीक है, यकीन मानिए आपके यहाँ से अगर ये क्लास ज्वाइन करते हैं आप लोग, तो यहाँ से आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। ओके, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसके हमें क्या करने हैं? इसके हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, इसके हमें क्या करने हैं? इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे? देखिए 4 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं क्या कि जिनको हम घटाए, 5 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं क्या जिनको हम घटाए तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए? कैसे फैक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन को हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग बना लेंगे, यानी a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम ऐसे क्वेश्चनों को चेंज करेंगे। आपको क्वेश्चन देखना है, इसमें वैसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वैसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए अपने आप ही जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो अपने आप ही आपको लॉजिकली सोचना है कि हम इसमें क्या जोड़े या क्या घटाए जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाएगी, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में संख्या आएगी, माइनस 2 होता है ना, 2 गुना एक्स आ गया, और गुना यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो संख्या हम ये लेंगे यहाँ पर ये आ जाएगी, और -5। ठीक है, यानी मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये हो जाएगा a इंटू बी। ठीक है, x आ गया, ये आ गया, यहाँ पर कोई संख्या है जो हमें पूर्ण वर्ग बनानी है, -2 x आ गया a यानी, और b वाली संख्या यहाँ पर ये आ जाएगी। ठीक है, -5। तो हमें इस प्रकार इसको एज्यूम करना है। तो इसमें हम क्या जोड़े क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए अगर यहाँ पर ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये 2 करें अगर हम इसको, ठीक है, 2 यानी 4 करें, 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। तो हम इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें 4 जोड़ना और 4 घटाना होगा। अगर हम इसमें 4 जोड़ देते हैं, 2 करेंगे ना, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 2 करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें इसमें 4 जोड़ना है और 4 घटाना है, वही संख्या जोड़नी है और वही संख्या घटानी है। तो हम इसमें +4 कर देंगे और -4 कर देंगे। +4 और -4 हमने इसलिए किया ताकि इसको हम पूर्ण वर्ग बना सके। ठीक है, अब देखिए जो ये हो गया, ये हो गया हमारा, यहाँ पर +4 क्या है ना, मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, +4 ये हो गया और -4 ये हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। ठीक है, 2x इंटू 2 -5 और -4। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ? ये हो गया x माइनस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और -5 और -4 क्या हो गया,
9 हो गया, ठीक है, -9 हो गया। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो क्वेश्चन। इसके आगे हम क्या करेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख देंगे, अब 9 को लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर हमने नोट कर लिया। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, इसको सभी को मान लेंगे हम a और इसको मान लेंगे b, यानी a² माइनस b² का ये यहाँ पर फॉर्मूला बना है, a माइनस b और a प्लस b, यानी a का मान क्या है, x - 2 और माइनस b यानी 3, x - 2 माइनस 3 और x - 2 प्लस 3। क्या आपको क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो आगे देखिए, जैसे इसमें क्या करेंगे, x माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x - 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने हैं, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार इसको दोबारा से और बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन था हमारा x² माइनस 4x माइनस 5, ठीक है, इसके हमें क्या करने थे, इसके हमें फैक्टर करने थे। तो इसके वैसे तो कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, जैसे हम उसमें कर देते थे कि मतलब जो c हो गए, c मान लेते थे इसको किसका, ऐसे फैक्टर जिसका जो गया घटा बीच वाली संख्या के बराबर हो, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बना लेंगे। इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाने के लिए हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, तो +4 कर दिया और माइनस क्या कर दिया, -4 कर दिया। +4 करने से हमें कैसे पता चला +4 करना है और -4 करना है, हमें ऐसे पता चला जब हमने एज्यूम किया, अपना सोच के देखा कि x² +4 और -2x × 2, यानी ये x - 2 का फॉर्मूले के रूप में बन रहा है। अगर हम इसका सूत्र खोले तो ये आ जाएगा x² +4 -4x, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें 4 जोड़ दिया और 4 घटा दिया, तो ये जो है ये तो बन गया x - 2 का फॉर्मूला। और बाकी यहाँ पे बचा था -5 और -4 बचा था, ये हो गया -9, ठीक है। 9 को हमने लिख लिया, 3 का स्क्वायर लिख लिया, ये बन गया a और ये बन गया b, a का होल स्क्वायर माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ओके, क्या अब हम आगे बढ़े? ठीक है, ओके। तो चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आप भी साथ के साथ क्वेश्चनों को सोल्व करके देखिए क्या आपसे क्वेश्चन हो पाते हैं। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप उनको इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² - 4y² के हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर आप बताइए क्या हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। साइड को हो जाती हूँ। इस क्वेश्चन में इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे। कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को भी सोल्व करने होंगे, जैसे a² - 4b², ठीक है, दोनों एक जैसे ये क्वेश्चन। तो आप इसको सोल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, मैं सोल्व करती हूँ। जैसे इसको क्या मान लेंगे हम, x² - 4 को क्या लिख लेंगे हम, 2 लिख लेंगे, ठीक है, 2y का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² के रूप में बन जाएगा। तो x - 2y और क्या हो जाएगा, x + 2y हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट हो गया, a² - 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a - 2b और ये क्या हो जाएगा, a + 2b। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बताया, ठीक है, ये क्वेश्चन बताया कि a² - 4y का होल स्क्वायर इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर क्या करेंगे, x², 4 को लिख लेंगे 2 और y का होल स्क्वायर लिख लेंगे। इसको ऐसे क्यों लिखा, 2y का होल स्क्वायर अगर इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये y² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 2y का होल स्क्वायर लिख लिया, ये बन गया a² - b² के रूप में, ये बन गया यहाँ पर। फिर a - b² का फॉर्मूला खोल लिया तो ये आ गया। ओके, देखिए कॉन्सेप्ट समझने का आप लोगों को क्या फायदा है। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया,
आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन आपने खुद कर दिया होगा कि ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद कर दिया होगा। इसको a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर के रूप में लिखा और इसको आपने इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। अगर आप किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तब ऐसे ही उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो आप खुद कर सकते हैं। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझने का फायदा है, ना कि क्वेश्चनों को रटने का या याद करने का। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3 और y की पावर 3। ठीक है, और x की पावर 3 y की पावर 3 x की पावर 2 और y की पावर 7 के उभयनिष्ठ गुणनखंड करने हैं। इसके उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर हमें इसके यहाँ पर करने हैं। तो देखिए इसके कॉमन फैक्टर कैसे होंगे। कॉमन फैक्टर या में से भी मान लेते हैं। ठीक है, जो में से होता है वो कॉमन फैक्टर ही होते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे x की पावर 3 y की पावर 3 के फैक्टर करेंगे हम x गुना x गुना x गुना फिर y की 3 बार गुना हुई है y की पावर 3 y गुना y गुना y। ओके, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर और y की पावर 7 के क्या हो जाएंगे x गुना x। ठीक है, गुना y गुना y गुना y के 7 बार गुना तो 7 फैक्टर हो जाएंगे y गुना y 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए कॉमन फैक्टर की बात की है, जो दोनों में कॉमन हो गए वही आंसर आ जाएगा। या तो कह लीजिए कि इसके कॉमन फैक्टर कीजिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड कीजिए, या क्वेश्चन आ जाएगा किसका में से ज्ञात कीजिए। में से आपको निकालना आता है, जो उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर होते हैं वही में से होता है। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है। डायरेक्ट बोल देता कि में से ज्ञात कीजिए तो आप कर लेते, इसमें बोल दिया गया है कि कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो कॉमन फैक्टर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है तो एक ही बात दोनों में। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर x की घात x की 3 बार गुना है और x के यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएंगे ना, यहाँ पर ये 2 कॉमन हो जाएंगे। यानी जो कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर ये क्या आ जाएंगे x की पावर 2। ठीक है, और इसमें y की पावर 3 है, y के 3 बार गुना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं तो ये आ जाएगा y की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। आपको क्लियर हो क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 25 के फैक्टर करने हैं। क्या करना है, 4x स्क्वायर माइनस 25 के इसके क्या करने हैं, इसके हमें क्या करना है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में फैक्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस करना है और जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं इस टॉपिक से किस किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने एक एक छाट के नोट किया है आप लोगों के लिए। और एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 25, 4 को क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे इसको, और 5 को लिख लेंगे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर के रूप में यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, a माइनस बी यानी 2x माइनस 5। ओके, और a प्लस बी, a माइनस बी माइनस कर लिया हमने, यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2x प्लस 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन सभी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार उनको भी हम सोल्व करके देखेंगे। आपको सभी क्वेश्चनों को नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे हैंड रिटन नोट हो गए, वे आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आपको यहाँ पर क्वेश्चनों को समझना है। और या फिर आप नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए, साथ के साथ क्वेश्चनों को खुद से सोल्व करके देखिए। ठीक है, जो नहीं आता है फिर वो यहाँ पर समझिए आप लोग। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की पावर 3 प्लस 8, इसके क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। ओके, इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, इसमें x की पावर 3 और 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है,
2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 वाला फॉर्मूला खोल लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का, तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको क्या लिखेंगे हम, ये सेकंड क्वेश्चन था, x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। इसका अब हम यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे, a की पावर 3 और b की पावर 3 का फॉर्मूला। ओके दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2x, ठीक है, 2x। ओके, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस ab, ठीक है। उसका हमने यहाँ पर फॉर्मूला खोला है और ये हो जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसी से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन और सोल्व करके देखेंगे, जो कि आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम आगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 a की पावर 3 माइनस 1 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो इसके गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, ठीक है। इसको लिख लेंगे 3a की पावर 3 और माइनस 1 को क्या लिख लेंगे, 1 की पावर 3। देखिए एक है, एक की हम कितनी भी पावर कर ले, अगर हम उसकी पावर करेंगे तो हमेशा उसका मान एक ही रहेगा। 1 की पावर 2 करेंगे तो भी 1 रहेगा। 1 की पावर अगर हम यहाँ पर 15 कर लेते हैं, यानी 1 की 15 बार गुना, 1 की 1 में कितनी बार गुना कर रहे हैं, 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 की पावर 3 लिख लिया, क्योंकि ये 1 की पावर 3 माइनस 1 b की पावर 3 का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो इसलिए हमने 1 की पावर 3 इसको कर लिया। इसका आगे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोल देंगे, 3a माइनस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3a इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है, गुना 1, यानी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 3a माइनस 1 लिखेंगे और इसका यहाँ पर इसको सोल्व करके करेंगे आगे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और एक का होल स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 9a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3a, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तभी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन है जो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे के जो क्वेश्चन हो गए वे थोड़े डिफरेंट हो गए। जैसे हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लाने का, तो इसलिए हमें कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। आपके सिलेबस में जितने हैं A to Z हमें सभी क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ओके, अगर हमारा टारगेट 100% का है तो आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो हम किसी क्वेश्चन को छोड़ दे। तो देखिए आपने पढ़ा होगा क्रम विनिमय जो नियम होते हैं, वैसे तो आप सभी को पता है, जोड़ घटा गुना भाग तो सभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन ये किस रूल के आधार पर होते हैं या बेसिक सी चीजें हैं। डेफिनेशन तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कोई भी उदाहरण दे देगा, जैसे सर्वसमी का छाटना है, समीकरण और सर्वसमी का छाटना है, तो इस तरीके से डेफिनेशन के अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसलिए हम छोटे छोटे रूलों को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्रम विनिमय, ठीक है, जो क्रम विनिमय नियम होता है या किस तरीके का नियम होता है, और जो सहचार्य नियम होता है, सहचार्य नियम, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इसको डिस्कस कराऊंगी बहुत बेहतरीन तरीके से, ताकि आप बिल्कुल भी भूले ना, ठीक है। तो देखिए जो क्रम विनिमय नियम होता है, क्रम विनिमय नियम होता है यानी ये योग पर और गुणा पर, ठीक है, दोनों पर हम देखेंगे कि किस प्रकार होता है। गुणा का नियम होगा और वो योग का नियम होगा। यानी अगर हम a प्लस बी करें तो ये b प्लस
ए के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी डिस्कस कराऊंगी। जैसे 3 + 5 करें तो भी 8 आएगा, अगर हम 5 + 3 करें तो भी 8 आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें करें a गुना b, ओके, a गुना b करें या b गुना a करें तो भी बराबर आएगा, यानी 3 गुना 5 करें या 5 गुना 3 करें तो भी बराबर आएगा। तो ये होता है क्रम विनिमय नियम, यानी संख्याओं के क्रम को आगे पीछे करने वाला। ठीक है, इसमें आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला उदाहरण दे दिया जाएगा, इसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस नियम पर आधारित है। अगर आपको पता होगा कि इनके यहाँ पर बस क्रम बदले गए हैं, आगे का पीछे और पीछे का आगे किया गया है, तो ये क्रम विनिमय नियम पर आधारित है, तो आप क्वेश्चन को अपना एक नंबर पर ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये बता दे कि ये किस नियम पर आधारित है, ये गुणा के क्रम विनिमय नियम पर आधारित है, हमें कैसे पता चला कि जो संख्या है उसके क्रम को आगे पीछे किया गया है, और इसकी कंडीशन है कि दोनों कंडीशन बराबर रहती है। ये जोड़ में हो गया और गुणा में हो गया, ये घटाने में और भाग में क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है और समझना है। कैसे नहीं होता, अगर हम करें 3 - 5 बराबर 5 - 3, देखिए 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये बराबर नहीं है। तो जो घटा के नियम हो गए उनमें क्रम विनिमय नियम नहीं होता है, भाग में भी नहीं होता है, ये घटा में हो जाएगा। भाग में देखते हैं, जैसे 3 को भाग दिया 5 से, ठीक है, और 5 को भाग दिया 3 से, तो क्या इक्वल आएंगे, नहीं आएंगे ना इक्वल, तो ये भी इसमें बराबर नहीं होगा। जो क्रम विनिमयता का सूत्र होता है ये न घटा में होता है और न भाग में होता है, केवल जोड़ में और गुणा में इनका नियम लागू होता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको किस तरीके से करना है। डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 2015 में 17 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्कस कराना चाहा ताकि आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जो छूट जाए और फिर आपका एक भी नंबर कट जाए आपके एग्जाम में। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सहचार्य नियम को पढ़ते हैं हम। देखिए सहचार्य नियम क्या होगा। सहचार्य नियम में जैसे 3 पद लिए जाएंगे, मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको डिस्कस कराना है, आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो सहचार्य नियम क्या होता है, पहले तो हम योग का देखते हैं, योग मतलब जोड़ने में, और फिर देखेंगे हम गुणा में। आपको क्लियर तो कॉन्सेप्ट हो रहा होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कराया कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ओके, तो देखिए अब हम देखते हैं सहचार्य नियम होता है जो योग और गुणा में। तो सहचार्य नियम क्या होगा, जैसे a + b + c, ठीक है, बोर्ड मास का नियम पता होगा आपको, a गुना b गुना c, ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लो या कर लो a + b, इसको ब्रैकेट में रख लो, प्लस c कर लो, ठीक है, या इसको a गुना b गुना c कर लेते हैं इसको। तो इसका क्या मतलब हो गया सहचार्य नियम का, कि जैसे हमारा कोई पद है a + b + c, यानी 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 + 5, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 5। ओके, देखिए 2 इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, 3 और 5 को ऐड करेंगे, फिर 2 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 और 3 5 + 5, ये क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, ये भी 10 आ गई और ये भी 10 आ गई। यानी जो सहचार्य का नियम होता है योग में, तो ये क्या होता है, ये इस प्रकार होता है, या तो हम ब्रैकेट को 2 पदों को एक साथ लिख ले, बाद के 2 पदों को एक साथ लिख ले, या पहले 2 पदों को एक साथ लिख ले, दोनों बराबर आएंगे। आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, एक ये ऑप्शन दे दिया गया और एक ये ऑप्शन दे दिया गया, तो पूछ ले जाएगा कि सहचार्य कौन निम्नलिखित में से कौन सा सहचार्य नियम पर आधारित है, या सहचार्य नियम का एक उदाहरण बताइए। तो आप क्या करोगे, सहचार्य नियम पहचान लोगे ना कि अगर 3 पद दिए होंगे, 2 पद के हमें जोड़े बनाने हैं आगे पीछे करके, तो ये सहचार्य हो जाएगा। अगर हम क्रम बदले, ठीक है, ए का बी और बी का ए करें तो आगे पीछे करें इनको, तो वो क्या हो जाएगा क्रम विनिमय का
का सूत्र हो जाएगा। तो ये आपको इस टाइप से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गुना में जैसे करें 2 गुना 3, ठीक है, 3 गुना 4 कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 4, ये बराबर आ जाएगा ना। पहले 3 की 4 में गुना, 2 गुना 12 हो जाएगा, यानी 24 हो गया। अब 3 दूनी 6 गुना 4 बराबर 24 हो गया। तो हो गया ना, सहचार्य नियम गुना के नियम में लागू हो गया, क्योंकि दोनों साइड बराबर आ रही है। ये भी घटाने में और भागने में नियम लागू नहीं होता है। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्रम विनिमय का और सहचार्य नियम का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक जीरो से हम आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए कि आपका कोई एक भी नंबर कट सकता है। कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो आपके सिलेबस में हो और वो आप ना कर पाओ। हम एक एक बहुत छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। आपको भी पूरी मेहनत और लगन से साथ के साथ वीडियो को देखना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है साथ के साथ, और आंसर भी बताते रहना है। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर करना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वाले क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए है। अब देखते हैं आगे आपके डाउट्स है, ये डाउट्स भी यहाँ पर सारे क्लियर होंगे, और जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हुए खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो होता है योगात्मक तत्समक होता है या योगात्मक प्रतिलोम होता है। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, एक बार इसको भी डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। इन टॉपिक से भी आपके एग्जाम में एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। जैसे योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम होता है, तो वो क्या होता है, वो उल्टा हो जाता है, मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं 2/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको किसका आंसर देना है। योज्य प्रतिलोम 2/7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/7। ठीक है, अगर मैं लिखूं क्वेश्चन कि -3/11 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, प्रतिलोम है ये इसका प्रतिलोम है, तो ये क्या हो जाएगा 3/11 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा हो जाता है, संख्या का उल्टा हो जाता है। जैसे 9/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 9/7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 7/9। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ऐसा कैसे होता है, योज्य प्रतिलोम में जो इसका अवयव होता है, इसका अवयव ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या हो, ठीक है, वो 0 के बराबर होनी चाहिए। मान लिया अगर 2 संख्या है हमारी, तो 2 में हम क्या जोड़े क्या घटाएंगे, 0 के बराबर आ जाए। अगर हम इसमें 2 जोड़ दे तो ये 0 हो जाएगा ना। -2 में अगर हमने +2 कर दिया तो वो 0 हो जाएगा, तो ये योज्य अवयव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम इसका उल्टा करते हैं कि प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं। कि अगर हम 2/7 और -2/7 करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, जो योज्य अवयव होता है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। आपका जो मैथ है ये डीएलएड का, ये हिंदी में ही आता है, इसलिए मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब जैसे गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में जो जैसे 9/7 है, ठीक है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें 7/9 से, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो जो योगात्मक प्रतिलोम अवयव होगा वो 1 होगा, जो योज्य प्रतिलोम अवयव होगा, दशमक अवयव होगा, वो 0 हो जाएगा, और योगात्मक का 1 हो जाएगा। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, ये वाले और 1 और 0 वाला। तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कराए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार मैं इसको रख कर देती हूँ, ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और जो आगे के क्वेश्चन होंगे वे सभी क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट
हो गए। ठीक है, आपको भी साथ के साथ उनको सोल्व करना है। इसको रब कर देती हूँ मैं, फिर आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही यहाँ पर नोट किया है आपके लिए, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि इससे रिलेटेड और कितने आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एक नगर की जो जनसंख्या है, किसी नगर की जनसंख्या है वो 70,000 है। ठीक है, 70,000 थी, किसी नगर की जनसंख्या 70,000 थी। इसी में कुछ बच्चे का जन्म हुआ, यानी 400। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं पूरा क्वेश्चन। जो इस गांव में नए बच्चों का जन्म हुआ, नए बच्चे कितने आए? नए बच्चे आए, वे आए 4769। ठीक है, नए बच्चे आए, और उसी वर्ष इसी गांव में जो मृत्यु दर होगी, मरने वालों की संख्या हो गई, मरने वालों की संख्या कितने आदमी, मरने वालों की संख्या कितने हो गई? 7398। तो अब बताना है कि कुल जनसंख्या थी उसकी 70,000, नए बच्चे आए 47,069, और मरने वालों की संख्या है 7398। तो अब उस गांव की जनसंख्या कितनी है जन्म होने के बाद, और मरने वालों की संख्या के बाद उस गांव में जनसंख्या कुल कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे कि टोटल जनसंख्या थी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आप लोगों को भी इसका आंसर बताना है कि जो गांव की जनसंख्या थी वो थी 70,000। ठीक है, उसमें कुल कितने बच्चे आ गए? तो जब बच्चों का जन्म हुआ तो उसमें जनसंख्या बढ़ गई, 70,000 में कुछ इसमें घटा देंगे, लेकिन उसके बाद फिर 7398 उसमें मरने वालों की संख्या हो गई, तो ये कम हो गए, इनको जोड़ देंगे और ये घटा देंगे, तो गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो वाली जनसंख्या यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? -73 और 98। इसमें से इसको घटा देंगे तो जो हमारी वर्तमान संख्या आ गई वह पता चल जाएगी। देखिए, अब इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप में। जैसे ये XY के रूप में आपको दे देगा कि किसी गांव की जनसंख्या x² + 2x + 3 थी। ठीक है, उसमें नए बच्चे का जन्म हुआ x + 2 का, मरने वालों की संख्या हो गई x - 1। तो कुल कितनी जनसंख्या हो गई? आपको क्या करना है, इसमें प्लस ये ऐड कर देना है और ये घटा देना है। कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देना है। किसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आपको एक भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में छोड़ना नहीं है। मैं करती हूँ आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही होगी, और इनको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट कीजिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको एंजॉय हो रहा है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हो और अपनी पढ़ाई पर आप लोग फोकस कीजिए। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि एक स्कूल के लिए 5 कुर्सी। ठीक है, क्वेश्चन को अगर मैं पूरा लिखूंगी यहाँ पर तो इसमें टाइम लगेगा, तो मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप इसको नोटबुक पर नोट कीजिएगा। ठीक है, कि एक स्कूल के लिए 5 कुर्सी और 30 ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की गई है। 30 ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आप इसको नोटबुक पर नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को कि एक स्कूल के लिए 5 कुर्सी और 30 ब्लैक बोर्ड खरीदे गए। ठीक है, जो 5 कुर्सी है और 30 ब्लैक बोर्ड है ये खरीदे गए। प्रत्येक कुर्सी का मूल्य, यानी एक कुर्सी का जो मूल्य होगा, एक कुर्सी का मूल्य कितना दे दिया इसने? 165 रुपये दे दिया। ठीक है, 165 रुपये दे दिया, और एक ब्लैक बोर्ड का मूल्य क्या दिया? एक ब्लैक बोर्ड का मूल्य क्या दे दिया इसने? 445 रुपये दे दिया। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया गया कि कुल कितना खर्च हुआ। तो ये मतलब क्वेश्चन को एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन है कि 5 कुर्सी, एक स्कूल में 5 कुर्सी और 30 ब्लैक बोर्ड खरीदे गए। एक कुर्सी का मूल्य है 165 रुपये और एक ब्लैक बोर्ड का मूल्य है 445 रुपये। तो कुल कितना खर्च किया गया स्कूल पर? ठीक है, तो कुल खर्च यहाँ पर पूछ लिया गया।
कुल खर्च बताना है। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड बताऊंगी और जिसमें गुना भाग होगी वो आप लोगों को खुद करनी होगी, ठीक है। तो देखिए जैसे एक 5 कुर्सी का मूल्य बताना है, हमें टोटल खर्च बताना है। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना है? एक कुर्सी का मूल्य है 165 रुपये, ठीक है। 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 165 गुना 5 बराबर 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 36 और 2 32, 2 लिखेंगे, 5 एकम 5 और 1 5 और 3 8। तो यानी 5 कुर्सी का मूल्य आ गया वो 825 रुपये आ गया। इस प्रकार हम ब्लैक बोर्ड का मूल्य निकाल लेंगे कि ये हो गया 5 कुर्सी का मूल्य। अब हम फर्स्ट में हमने क्या सेकंड में क्या करेंगे कि एक ब्लैक बोर्ड का जो मूल्य है वो कितना है? 445 रुपये है, ठीक है। 30 ब्लैक बोर्ड का मूल्य हमें निकालना है, तो 445 गुना 30 बराबर क्या हो जाएगा? 3 की गुना करेंगे, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 चौक 12 रेख 15, ठीक है। 3 चौक 12 रेख सॉरी 3 पंजे 15 का 5 का हासिल 1, 3 चौक 12 रेख 13, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 3 चौक 12 रेख 13 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 30 ब्लैक बोर्ड का मूल्य आ जाएगा 13,350। और उसमें क्या पूछा गया है कि कुल खर्च पूछा गया है। तो ब्लैक बोर्ड कितने रुपए के है? 825 के है। और सॉरी कुर्सी कितने की? 825 के है। ब्लैक बोर्ड कितने का है? 13,350 के है। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, 825 प्लस 13,350, ठीक है। जो इनका योग आएगा वह कुल खर्च के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने होंगे। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कोई कार है, ठीक है। एक कार की जो चाल है, किसी कार की चाल है 73 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई कार 73 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान चाल चलती है, ठीक है। जो कार की चाल होगी वो 73 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह 97 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि कोई कार 73 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 97 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। और इसका सॉल्यूशन करते हैं। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगी? दूरी बटे समय। यहाँ से हम दूरी का सूत्र निकाल लेंगे। दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर हो जाएगी चाल की गुना समय में हो जाएगी। चाल गुना समय, चाल गुना समय हो गया। तो देखिए चाल कितनी है इसकी? 73 गुना 97। 73 के 97 के गुना करके इसका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि किसी कार की चाल, कोई कार 73 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है 97 घंटे में, वह कितनी दूरी तय करेगी। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो यहाँ से निकाल लेंगे और इसमें मान रख देंगे, किलोमीटर में आ जाएगा। किलोमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि कोई संख्या है, इसने कोई संख्या दे दी कि कोई संख्या 83 है, ठीक है। 83 है। इस संख्या के अंक बदलने पर, 83 के अंक बदलने पर, इस संख्या में से अंक बदलने पर, इसी संख्या में से घटाने पर, इसी संख्या में से घटाने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? कैसे करेंगे? इसने कहा है कि जैसे 83 दे दे, 83 के अंक पलटने पर, 83 के अंक पलटने दे तो क्या हो गया? 38 हो गया। तो 38 को
पलटने पर जो प्राप्त संख्या आई इसमें से इसको घटाने पर क्या प्राप्त होता है। 83 में से 38 घटा दिया तो 45 प्राप्त हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक अब जो भी क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर छाट कर नोट किया है कि छोटी से छोटी संख्या, कोई छोटी से छोटी संख्या बतानी है। छोटी से छोटी, क्वेश्चन की भाषा को समझ लिया। छोटी से छोटी व 20 से बड़ी, 20 से बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्या, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। छोटी से छोटी व 20 से बड़ी अभाज्य संख्या, यानी 20 से बड़ी होनी चाहिए। 20 से बड़ी क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 22 हो जाएगी, 23 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ये सभी संख्याएं किससे बड़ी है, 20 से बड़ी है। तो छोटी से छोटी हो लेकिन 20 से बड़ी हो, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 23। देखिए 20 से बड़ी है, 20 से बड़ी से जैसे वो भी है क्या, 29 भी है, ठीक है, 31 भी है, लेकिन उन सभी में छोटी और 20 से बड़ी क्या संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई सम संख्या बताइए जो अभाज्य हो पर सबसे छोटी सम संख्या हो। कोई ऐसी सबसे छोटी सम संख्या बतानी है जो अभाज्य हो और सम हो। ठीक है, अभाज्य दो ऐसी संख्या होगी, ये क्या है, दो अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। ठीक है, तो कोई ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है कि जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। वह क्या होती है, दो एक मात्र दो ही ऐसी संख्या होती है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यह बताना है कि शून्य एक विषम संख्या है या सम संख्या है। बताइए, जो जीरो होता है, जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है, आपको ये बतानी है। क्वेश्चन है, जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आपको याद रखना है कि जो जीरो होता है यह सम संख्या होती है। सम यानी इवन नंबर होता है, जीरो इवन नंबर होता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपके 1-2 नंबर ये कटवा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन है 2/5 के समतुल्य 3 संख्या लिखिए। 3 परिमेय संख्या लिखनी है, परिमेय संख्या। ओके, तो 2/5 के समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है 2 मतलब जो संख्या दी गई है उसके समान। इस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे 2/5 है, इसमें 2 की ऊपर गुना की, 2 के ऊपर गुना की और 2 के नीचे गुना की, तो ये हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। एक तो ये आ गया, फिर क्या 2/5 की 3 बार गुना की, ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 6/15 हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको, 2/5 के 1 बार 4 ऊपर करेंगे, 4 से गुना 1 बार नीचे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8/20। 2/5 की जो 3 समतुल्य संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/10, 6/15 और 8/20। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को करते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार मैं डिस्कस कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कराती हूँ आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन है, √9 क्या यह है परिमेय संख्या है। यस, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 को हम क्या लिख लेते हैं 3। ठीक है, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, जो कि P/Q के रूप में होता है, और यह है एक परिमेय संख्या है। ओके, क्लियर हुआ? किसी का डाउट था कि क्या √9 परिमेय संख्या हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। यस, यह एक परिमेय संख्या हो सकती है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे √2, √4 और 0.4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2 में परिमेय संख्या छाटनी है, हमें क्या करना है,
परिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें परिमेय संख्या बतानी है। तो इसमें परिमेय संख्या कैसे बताएंगे आप लोग, इसमें कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है, इसमें परिमेय संख्या हो सकती है √4। वो कैसे, देखिए अगर हम √2 करें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, जो कि p/q के रूप में होती है। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये नहीं हो सकती क्योंकि देखिए अगर 0.004 होता तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको हम 0.2 लिख लेते। क्यों, क्योंकि अगर 0.2 गुना 0.2 करें तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 1 0 लगा के यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0.4 दिया गया है तो ये अपरिमेय संख्या है, इसका कोई भी मतलब इसका निश्चित मान नहीं होता है, नहीं है होने का, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ये चीजें को क्लियर हुई होगी, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से परिमेय संख्या छाटनी थी, परिमेय संख्या इसमें √4 हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, दो असमान परिमेय, आप लोगों को ये क्वेश्चन नोट कर लेने हैं। ठीक है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ओके दोस्तों, अब तो आप 8 चैप्टर तक स्टार्टिंग से 1 से लेकर 8 चैप्टर तक का आपका टोटल मैथ एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर अगर आपने किसी ने क्लास ज्वाइन नहीं की है, मैंने यहाँ पर ये 3 क्लास हो गई, 3 मैथन क्लास हो गई। अगर आप तीनों क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर आप लोगों को करा दिए हैं। तो इस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। ठीक है, उनकी भी एक बेहतरीन तैयारी हो सके। तो आप अपने सभी ग्रुप में इनको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर आपको भी इनसे फायदा होता हो तो। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने आपको फर्स्ट मैथन क्लास में पूछा था। उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन था दो व्यंजकों का गुणनफल, का गुणनफल कितना है। दो व्यंजकों का गुणनफल था x³ प्लस x² माइनस 44x माइनस 84। ठीक है, और यदि उनका में से क्या था, में से था x प्लस 6। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, लैसे ज्ञात करना था, लैसे हमें इसमें ज्ञात करना था। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। दो व्यंजकों का गुणनफल में से, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, में से गुना लैसे, में से गुना लैसे बराबर हो जाएगा दोनों व्यंजकों के गुणनफल के, दोनों व्यंजकों के गुणनफल के। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था ना कि में से गुना लैसे बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले में मान रखते हैं। में से हो जाएगा x प्लस 6 गुना लैसे। ठीक है, ये लैसा हो जाएगा, इसको क्या लिख लेंगे, दोनों उनका गुणनफल लिख लेंगे, x³ प्लस x² माइनस 44x माइनस 84। तो जब हम लैसा निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ प्लस x² माइनस 44x माइनस 84 बटे ये क्या हो जाएगा x प्लस 6। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इससे हमें इसको भाग देना है, x प्लस 6 से हमें भाग देना है किसको, x³ प्लस x² माइनस 44x माइनस 84। ओके,
तो इससे इसको हमें भाग देना है। ऐसे भाग करने की क्या प्रक्रिया होती है अभी डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ये इसका पहला वाला पद देखते हैं, ठीक है, और इसका ये वाला पहला पद देखते हैं। तो हमें इस संख्या में ऐसे पद से गुना करनी होगी जिसमें पहले x की पावर 3 आ जाए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की मारनी चला लेंगे, ठीक है। अगर हम एक्स स्क्वायर की x में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, x की पावर 3 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। फिर एक्स स्क्वायर के 6 में गुना करेंगे तो ये 6x स्क्वायर हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो देखिए ऐसा क्यों किया, ऐसा मैं आपको इसलिए बताती हूँ, एक उदाहरण देती हूँ पहले आपको कि जैसे हम 2 से भाग देते हैं 18 183 को, 2 से हम भाग देंगे 18 183 को, तो क्या हो जाएगा 2 9 18, ठीक है, 18 हो गया। ये क्या हो गया, ऐसा क्यों किया, देखिए अगर हम 9 की 2 में गुना करते हैं तो 18 आ जाता है और 18 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने इसमें किया कि हमने ऐसी संख्या इमेज की, जैसे इसमें हम यहाँ पर 6 भी लिख सकते थे, ऐसा तो नहीं किया ना, पूरा पूरा कट रहा है, तो हमने 2 9 18 9 को इमेजिन किया और यहाँ पर 9 मारनी चलाई और ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। हमने इसमें ऐसे किया, यही रूल हमें इसमें फॉलो करना है कि हमें ये देखना है कि ये वाला नंबर पूरा पूरा कटना चाहिए, ऐसी किस संख्या से हमने यहाँ पर मारनी चलाई। अगर हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर मारनी चलाई, एक्स स्क्वायर की गुना एक्स में की तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर की गुना 6 में की 6x स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि अगर ऐसे करते हैं फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद में घटाते हैं, तो यहाँ पर इसको घटा दिया और उसको घटा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, प्लस एक्स की पावर 3 और माइनस एक्स की पावर 3 कट गया, क्या हो गया 0 हो गया कट करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 6x हो जाएगा, इसको घटा के माइनस 5x स्क्वायर बच जाएगा। फिर आगे का नंबर उतार लेंगे 44x, ओके, 44x उतार लिया हमने यहाँ पर। अब देखिए 5x स्क्वायर हमें पूरा पूरा काटना है, तो क्या मारनी चलाएंगे, किस संख्या की गुना करें कि 5x स्क्वायर आ जाए, माइनस 5x की अगर x में गुना करें तो क्या आ जाएगा, -5x स्क्वायर आ जाएगा, क्या नहीं। देखिए इसमें गुना करते हैं, यहाँ पर गुना x करेंगे तो x स्क्वायर और -5 आ जाएगा। फिर क्या है, माइनस है, -5x की 6 में गुना करेंगे, -5x की 6 में गुना की 5 छंग 30x आ गया, ओके, 30x आ गया। ये तो मैंने आप सभी को सिखाया है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये प्लस, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, 0, 44x में से 30x गया, माइनस के 14x, ठीक है। आगे उतार लिया, क्या आगे उतार लिया हमने यहाँ पर 84। अब किस संख्या की गुना करें, क्या माननी चलाए कि यहाँ पर 14x हो जाए, तो -14 कर लेंगे ना, -14 है तो -14 की x में गुना करी, -14 आ गया 14x, फिर -14 की इसमें गुना करी 6 में की 84 आ गया, -84 आ गया। अब देखिए इनको घटाएंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी ये -14x और प्लस -84 और प्लस 84 0 आ गया। यानी जो इसका लेसे आ गया, इसको सोल्व करके जो आंसर आ गया हमारा आ गया एक्स स्क्वायर -5x -14। ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना है, ठीक है। मेथड वही है, सारी चीजें वही है। तो देखिए मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ पर भाग का भी सिखाया जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अपने आपके एग्जाम में। मेथड वही था, लैस गुना में से बराबर दोनों पदों का गुणनफल, लेकिन यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर आके फंस गई कि एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर -44x -84 को भाग देना है x + 6 से, ठीक है। आपके सिलेबस से बाहर नहीं, आपके सिलेबस का ये क्वेश्चन है, ओके दोस्तों। तो हमें इस प्रकार इनको भाग देना है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और थे जो मैंने आप लोगों को खुद से सॉल्व करने के लिए बोला था, उनको डिस्कस करते हैं एक बारी। क्वेश्चन था 11 स्क्वायर और 11 की पावर 4 और 11 की पावर 7 का लैसा निकालना, ठीक है। का लैसा निकालना, इसका लैसा क्या हो जाएगा, इसका लैसा हो जाएगा
मैंने बताया था कि जिसकी सबसे बड़ी घात होती है वही लेते हैं, तो इसका ऐसा हो जाएगा 11 की पावर 7। ओके, एक क्वेश्चन था कि -11 और -33 का में से बताना है। तो इसका जो मैसा हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 है, 0.11 इसका मैसा हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये सोल्व किया होगा, मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको थोड़ा सा फायदा हुआ है, तो आप शेयर करना ना भूलें और लाइक भी जरूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी पढ़ाई करते रहिए और सबको बताइए कि अगर आप देखिए मैराथन क्लास है, अगर आप इन्हें ज्वाइन करते हैं तो आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकती है। अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में। यहाँ से आपके 8 चैप्टर कंप्लीट डिस्कस हो गए हैं और बाकी के जो चैप्टर हैं हम नेक्स्ट मैराथन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों।